नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे मार्केट की बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जिसका नाम है PLC अल्टीमा, जिसका रेट एक बार बिटकॉइन को भी क्रॉस किया। तो इतना हाई रेट जाके आज $2000 $1800 पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या ऐसा रीजन रहा जिसके कारण PLC अल्टीमा इतने भयंकर तरीके से गिरा, और क्या कुछ ऐसे चांसेस हैं जिसकी वजह से ये वापस अपने उस लेवल को भी टच कर पाएगा? तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हुआ कैसे, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, अगर ऐसे हुआ तो हमें जो देखनी चाहिए किसी कॉन्सेप्ट में आने से पहले, कि हम ये स्पष्ट कर पाएंगे कि हमें इस कॉन्सेप्ट में आना भी चाहिए या नहीं। तो क्रिप्टो में ना कुछ दो चार वर्ड बड़े फेमस हैं, तो कुछ दो चार लाने बड़ी फेमस हैं। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है, हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का एक्सचेंज है, और तमाम ऐसी सारी चीज़ें। सर यहाँ पे हमारे को इन चीज़ों को ना बारीकी से समझना होगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनके कारण ये सब जो कॉइन्स हैं इस तरीके के, ये क्यों 6 महीने बाद वापस उसी स्टेज पे आ जाते हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये सब कुछ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। वो चीज़ होती है होल्डिंग, ठीक है। होल्डिंग के थ्रू मैक्सिमम ऐसे काम होते हैं। वो कैसे? लेट सपोज आप क्रिएटर है, आपने कोई कॉइन की सप्लाई डिसाइड की, जब आप बना रहे हैं कि आपने कैलकुलेशन अपने लगाए, कैलकुलेशन से आपने 10 लाख लेट सपोज डिसाइड किया कि मैं 10 लाख कॉइन बनाऊंगा और इस तरीके से उसको मार्केट में लेके आऊँगा, और इस तरीके से आपने उसका एक सप्लाई मैकेनिज्म बना लिया। तो पहले तो क्रिएटर क्या करता है, उसकी खुद की होल्डिंग अपने पास रख लेता है। इसको आपको चेक करना है तो आप पूरे तरीके से तो नहीं कर सकते, बट आप ब्लॉकचेन पे जाके होल्डर्स पर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कभी कभार तो दिख भी जाते हैं। कुछ क्रिएटर ऐसे भी होते हैं 10-50 वॉलेट में 1-1%, 2-2% की क्वांटिटी रख देते हैं, और वो उनकी होल्डिंग होती है। और बाकी के मतलब 2 से 3 लाख कॉइन उसने लेट सपोज अपने वॉलेट में रख लिए, जितने भी उसके मल्टीपल वॉलेट्स थे, और बाकी की उसने मार्केट में सर्कुलेट कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक बढ़िया सा प्लान वो डिजाइन करेगा। उस प्लान को डिजाइन करके बहुत हाइपोथेटिकल मॉडल के बेस पे उसकी हाइप बना के वो प्रमोट करना स्टार्ट करेगा। और जब वो प्रमोट होगा तो क्या होगा, उसका बाइंग प्रेशर बढ़ेगा, लोग उसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रेट बराबर बढ़ रहा है, बराबर बढ़ते जा रहा है, तो लोग उसे खरीदेंगे। बाइंग प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, रेट इतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम क्या होता है कि बाइंग प्रेशर ये शुरुआत में 1-1.5 महीने में इतना बना लेते हैं कि 3-4 महीने में बिटकॉइन जैसे कॉइन को भी क्रॉस कर जाता है। आप समझिए, बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है, बिटकॉइन और एथेरियम, जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। अगर ये ऊपर तो सब ऊपर, ये नीचे तो सब नीचे। तो आप समझो यार, उस कॉइन को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो एक तरीके से फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, या फिर एक तरीके का बलून होगा। जैसे उड़ते दोनों हवा में है ना। एरोप्लेन उड़ता है पूरे फंडामेंटल के बेस पे, तो इसलिए वो बराबर लैंडिंग भी करता है, लेकिन गुब्बारे की कभी लैंडिंग नहीं होती। वो गया तो गया, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। तो समझिएगा बात को ध्यान से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइप बना के उसको रेट बहुत ज़्यादा पंप करा देते हैं। और इसी मूवमेंट का जब वो बहुत मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच जाता है, लेट्स सपोज बिटकॉइन को भी क्रॉस किया, तो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा होता है वो क्रिएटर। और यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रिएटर जो 20-30-40% की सप्लाई लेके बैठता है, अब उसको भी समझ में आ जाता है अब ये मेन टाइम है। मेन टाइम में क्यों बोल रहा हूँ, समझिएगा बात को ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे जो शुरुआत में लोग आए होंगे 1 से 2 महीने में, वो लोग इस टाइम पे पैसा बना लेंगे। जब कोई भी इंसान पैसा बनाता है तो किस लिए बनाता है? क्वेश्चन है कि अगर कोई भी इंसान पैसा बनाता है तो बनाता किस लिए? निकालने के लिए। और निकालेगा तो वो उसके अपने हिसाब से मैनेज करेगा कि उसको क्या करना नहीं करना, लेकिन वो निकालेगा अल्टीमेटली, ठीक है। निकालेगा तो समझिएगा बात को कि वो इंसान को निकालने के लिए उसको किसी न किसी एक्सचेंज पे उसको सेल करना पड़ेगा। और जब वो सेल करता है तो कोई ना कोई खरीदार होता है, वहाँ पर एक विक्रेता होता है, एक खरीदार होता है, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहानी जो आपके बीच में जो हाइपिंग की चल रही थी, जिस तरीके से इसका रेट भयंकर स्पीड से बिटकॉइन को भी क्रॉस किया, ये बाहर के लोग भी थोड़ी थोड़ी सुन रहे थे। उनके कानों में भी ना गुदगुदी मच रही थी कि यार कोई कॉइन ऐसा है, कोई कॉइन ऐसा है कि भयंकर इतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है यार, इसमें अभी अगर हमने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट कर लिया तो हमारा पैसा बन जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उस चक्कर में वो भी थोड़ा पैसा डाल देते। तो जैसे ही उसने सेल किया, उनने खरीदा, तो 2-4% की क्वांटिटी थोड़ी सी उनके पास आ गई। मतलब ये वो लोग हैं जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर हैं, इसी तरीके के प्लान से कोई मतलब नहीं है। दीज आर नॉर्मल इन्वेस्टर जो तमाम सारी क्रिप्टो करेंसी में भी हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो सारे इन्वेस्टर्स 2-4% जैसे ही आपने बेचा, उनने खरीदा, फिर बेचा, फिर उनने खरीदा, फिर बेचा, तो 2-4% तक कोई दिक्कत नहीं है। 8%, 10%, 12%, जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है 30%, 40% और 50%, तो देखिए जब दोनों कम्युनिटी की बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी, मतलब बराबर की वजनदारी हो जाएगी, तो पहले जो कहानी चलाते हैं भैया अलेक्स, कि जो वो कहानी सुनाते हैं, क्योंकि हमारे को तो वो जो उसने बोल दिया वही अमृत है ना, वही
हमारे लिए पत्थर की लकीर है। तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसी, आपने देखा होगा, वो ऐसी हजारों कहानी सुनाता है, ऐसी एक कहानी नहीं बताता कि जिसकी वजह से सर इसका रेट गिर सकता है, हमारी ये गलती हो गई, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। वो सीधा बोलेगा सर हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, आप इसको अगर ऐसा कर लिए तो इसका रेट इतना भयंकर जाएगा, इतना भयंकर कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आदमी समझ में नहीं आता, वो बाइंग वो बाइंग करते जाता है, तो उसका रेट एकदम से इतना पंप कर जाता है कि वो बिटकॉइन को भी क्रॉस कर जाता है। तो ये बात को समझने की ज़रूरत है। अब इस दौरान मैंने क्या किया, दोनों कम्युनिटी का जो पलड़ा है वो भारी हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब अब ये कहानी जो है, जो ये सुनाते हैं, अब वो उतनी असरदार नहीं रहती। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आपके इंटरनल कम्युनिटी में वो कॉइन था, तब तक आपकी बात मानने वाले जो होल्डर्स थे वो ज़्यादा थे। अभी आपके पास 50-50 बराबर हो गए, तो जब 70% या 80% होंगे तो आपके पास ज़्यादा पावर है ना, तो आप जब जो करेंगे उस हिसाब से मार्केट में उसकी रेट जाएगी। लेकिन जब वो कॉइन ही बाहर निकल जाएगा, अब तुम कोई सी कहानी सुना, उनको एलेक्स, वो जानते नहीं एलेक्स को है कौन ना, उन्हें मतलब, क्योंकि बाहरी इन्वेस्टर तो ये देखता है ना, वो सीधा अगर किसी चीज़ में पैसा डाल रहा है, लेट्स सपोज जैसे आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, बहुत सारे शोज देखे होंगे, भाई इन्वेस्टर अंधे में पैसा नहीं डालता। आपने देखा होगा उसको ओनर की शक्ल भी बढ़िया है, फाउंडर बढ़िया है, सीईओ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया, वो शक्ल देख के पैसा नहीं डालता। वो देखता है ना बातें देख के, कहानी देख के, वो डालता है भाई साहब आपने ग्राउंड पे किया क्या है और कर क्या रहे हो और फ्यूचर में ऐसा करोगे क्या, ये 3 चीज़ें देखता है। तो करोगे क्या वो बाद में समझ में आता है, अभी तक आपने क्या किया ये पहले देखता है। इससे उसको ये डिसाइड होता है कि इन फ्यूचर ये करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिकली उसमें सब कुछ दिख रहा होता है। तो यहाँ पे तो बात ये अलग है, मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसका आधार उनको नहीं दिखता तो वो उसको उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी की उसकी है। जैसे आप घर में डॉगी पालते हैं, ये थोड़ा अजीब एग्जांपल है बट बहुत सटीक बैठता है, समझिएगा ध्यान को। आप घर में डॉगी पालते हैं, आप उसको शेरू भी बोलते हैं। अब जब उसको शेरू बोलते हैं मतलब वो शेर हो गया आपके घर का, लेकिन है तो वही ना जो है। तो बाहरी इन्वेस्टर उसको उतनी ही इज्जत देगा जितनी की है। तो मैं किसी कॉइन के बारे में ऐसा नहीं बोला, बस समझाने के लिए एग्जांपल लिया। तो इसीलिए अब जैसे ही 50% से वो 55 और 55 से 60 और 70 हो, अब आपकी उतनी वजनदारी नहीं बची जितनी की इनकी है, क्योंकि अब 70% की है और आप मात्र 30% हो, ठीक है। तो ये बात अलेक्स को भी समझ में आती है कि भैया अब मेरे कंट्रोल से कॉइन बाहर है। नहीं तो चाहो तो अभी आप लोग इतने मैसेजेस करते रहते हो, तमाम सारे पता नहीं कौन कौन बोलते हैं, हर सर हमने फ़ोन लगाया, हमारी बातचीत हुई, लीडर्स बोल रहे हैं बढ़ेगा, अलेक्स बोल रहे हैं बोलेगा। भाई अगर उसके हाथ में होता तो वो बढ़ा देता, उसके हाथ में, उसको भी पता है नहीं है। और यही स्टेज जो होती है जिसके लिए वो बैठा हुआ होता है। पूछो क्यों? क्योंकि जो झोला उसने भरा था 20-30-40% का, वो किस लिए, ये भाई साहब जब रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, जब सप्लाई मैक्सिमम बढ़ जाएगी तभी तो रेट बहुत ज़्यादा होगा ना। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो सप्लाई को इनकैश कर लेगा, मतलब अपने कौड़ी के कॉइन को वो लाखों में कैश करेगा, 80 हज़ार डॉलर पे कैश करेगा और स्मार्टली स्कैम हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता, देखने को लगता है डिसेंट्रलाइज है, बट हुआ कैसे? तो कुछ नहीं भाई, उसके पास मोटी होल्डिंग थी, भाई बड़ा ही पंप हुआ उस स्टेज पे जाके उसको समझ गया 60% कॉइन मेरी कम्युनिटी से बाहर, अब मेरे पास मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे पास है तो 40% की कम्युनिटी ना, जिसमें से सारी की सारी तो बात मानती नहीं है। भाई साहब 30% मान लेंगे, 35 मान लेंगे, चलो मैंने बोला 40 भी मान लेंगे, तो भी पलड़ा उनका भारी आ गया, 70 हो गया तो बात ही खत्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यही टाइम होता है इनकैश, तो वो उसी टाइम पे इनकैश कर लेता है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम चलता है और एक बहुत मोटा पैसा बना के कोई क्रिएटर लेके जाता है जिसकी मेंटालिटी फ्रॉड है। अब यहाँ पे आप किसी कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं तो होल्डिंग तो ठीक है, इसके अलावा आपको 2-4 चीज़ें भी देखनी चाहिए। होल्डिंग को आप बहुत सारी चीज़ों के थ्रू देख सकते हो, सप्लाई मैकेनिज्म कैसा है, किस तरीके से आएंगे मार्केट में कॉइन, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऐसा नहीं सिर्फ सप्लायर की बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कॉइन की होल्डिंग किसी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा हो जाए। क्या होता है जब किसी के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है किसी चीज़ की, जैसे पिछला एग्जांपल बहुत अच्छे टाइम पे याद आया, हर्षित मेहता, उसके पास बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, मार्केट में इतने रूल थे नहीं, तो जब जो वो चाहता था वो होता था। सो ऐसे ही क्रिप्टो में भी है, अभी उतने ज़्यादा रूल सेट हैं नहीं, तो यहाँ पे अभी प्रयास चल रहे हैं इनिशियल लेवल पे। लेकिन अगर मोटी होल्डिंग किसी के भी पास है, भाई मेरे वो गेम कर सकता है, समझो इस बात को, तो उसका आपको सप्लाई मैकेनिज्म देखना होगा कि इसका ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी मोटी होल्डिंग किसी के पास बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो वो वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है।
तो ये चीज़ को आपने समझना है। उसके बाद एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं सर हमारा तो कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइज है। बहुत अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइज आपने बोला, इसको अभी मैंने अलग वे में समझाया। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो की भाषा में आप यही बोलते हैं ना, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका किसी पे कोई कंट्रोल ना हो। तो भाई साहब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब मालिक का भी हक नहीं है। क्या आपने जाके चेक किया कि इसकी ऑनरशिप, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑनरशिप आज भी इसके हाथ में नहीं है? क्योंकि हर एक ब्लॉकचेन पे ये चीज़ बड़ी फेमस है ब्लॉकचेन के बारे में कि आपको हर एक डेटा ब्लॉकचेन पे ट्रांसपेरेंटली दिखता है, एक एक सेकंड का हिसाब किताब दिखता है। तो भाई साहब ऑनरशिप तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये तो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, तो ये तो वैसे ही दिखनी चाहिए और दिखती भी है, दिखनी नहीं चाहिए, दिखती भी। आप बनेस की ब्लॉकचेन उठा लो, BNB वाली जो है, आप ट्रोन की उठा लो, इथेरियम की उठा लो, कोई सी भी उठा लो, आप कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे आपको ऑनरशिप नाम का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शन चेंज हो सकते हैं अलग अलग ब्लॉकचेन के हिसाब से, बट आपको वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑनर कौन है। तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे तो किसी का नाम नहीं लिख रहा है। भाई मेरे नाम नहीं देखना, ये देखना है क्या वहाँ पे कोई एक्टिव एड्रेस ऑनरशिप में शो हो रहा है। एक्टिव एड्रेस मतलब जो आप लोग बनाते हैं अपना 0x11223 करके, ऐसा जो शो होता है दैट कॉल एक्टिव एड्रेस। अगर वहाँ पे नल एड्रेस हो रहा है, नल का मतलब है 0.0, एक ऐसा एड्रेस, एक ऐसा वॉलेट जो कि डेड, मतलब वो है नहीं, उसको क्रिप्टो की भाषा में बोलते हैं डेड वॉलेट या नल एड्रेस। अगर ऐसे एड्रेस पे आपकी ऑनरशिप ट्रांसफर्ड है तो वो चाह के भी क्रिएटर कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट से छेड़खानी नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो अपने अधिकार खो चुका है। मतलब वो इसको रीराइट, एडिट और इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। इससे क्या होता है इससे ये अंतर होता है, कल को दिन वो जो सप्लाई थी 10 लाख थी, वो 11 लाख भी कर सकता था अगर उसके पास वो रीराइट करने की पावर थी। मतलब वो उस कॉइन का मैनिपुलेशन वो उस तरीके से कर सकता था। तो ये चीज़ आपको देखने की वो वहाँ पे नल एड्रेस हो रहा है, तो आप समझिए कि अब ये रीराइट नहीं हो सकता, मतलब इसमें मैनिपुलेशन नहीं की जा सकता। तो 2 पॉइंट्स आपको समझ में। इसके बाद ना ये 2-4 और बड़े फैसिनेटिंग से सेंटेंस बोलते सर हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का एक्सचेंज है। सर अच्छी बात है, आपकी खुद की ब्लॉकचेन है, आपका खुद का एक्सचेंज है, बट मेरा एक सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये है, अगर आप क्रिएटर होंगे तो समझ जाएंगे इस बात को, सर आपको ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? तो जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे को ये तो पता है कि भाई ब्लॉकचेन पे हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, हमारे को हर एक डेटा वहाँ पे दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर आप आज इस टॉपिक के बारे में गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, तो आपको एक बात और समझ में आएगी, ब्लॉकचेन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब एक इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होने लगते हैं। और एक बात तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि सर हमारी ब्लॉकचेन पे इतने लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होते हैं। तो इस बात से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इतने लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड होते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होने लगते हैं तब एक ब्लॉकचेन की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको ब्लॉकचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इन्होंने क्यों अपनी ब्लॉकचेन बनाई? तो इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन इसलिए बनाई क्योंकि भैया अगर आप दूसरे की ब्लॉकचेन मतलब ट्रोन और जितनी भी ब्लॉकचेन है, अगर आप उन पर काम करेंगे तो आपको उनके सारे नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको प्रीवियसली बोला, ब्लॉकचेन पे आपको सारा डेटा दिखाना होता है और भी तमाम सारी चीज़ें जो भी ब्लॉकचेन के रूल होते हैं वो आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप इस बात से समझिए, जैसे आप किसी फैमिली में जाते हैं, अपने दोस्त कलीग या रिश्तेदार की फैमिली में जाते हैं, तो आप वहाँ पे इज्जत से जाते हैं, इज्जत से बैठते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे फैमिली को देखते हुए अपने आप को सेटल करना होता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे की ब्लॉकचेन पे जाएंगे तो आपको उसी तरीके से सारे नियम कायदे फॉलो करने पड़ेंगे। और इन भाई साहब को वो चीज करनी नहीं थी, ना ही ये कर पाएंगे। तो जो भी काला पीला करने वाली कहानी होती है, एक काम करते हैं, उसको करने के लिए हम खुद की ब्लॉकचेन बना लेते हैं। और यही हो रहा है। नहीं मानो तो ब्लॉकचेन को एक बार स्टडी कर लेना, इनकी और तमाम सारी ब्लॉकचेन्स हैं, आप उनको एक बार स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी, अब इस बात से अगर आप इस काला पीला वाली बात जो मैंने आपको शायद बोली ना समझ पाएगी, कोई बात नहीं, आप हो सकता है थोड़ा ब्लॉकचेन स्टडी करेंगे वैसे तो आपको समझ में आएगी, बट नहीं भी थोड़ा अगर आप समझ पाए, इससे एकदम आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। और वो ये है कि हमारा खुद का एक्सचेंज है। पूछो क्यों हमारा खुद का एक्सचेंज है? पहली बात इन्होंने बनाई क्यों, तो समझिएगा ध्यान से। इन्होंने बनाया इसलिए क्योंकि जिसकी दाल कहीं नहीं गलती काम करे तो उसकी घर पे ही बना। अब इस बात को आप नहीं समझ पाए होंगे, तो नहीं समझे तो बस समझिएगा भाई साहब, अगर इतने ही अच्छे कॉइन आप होते तो आपको 2-4 एक्सचेंज तो रिस्पेक्ट देते ना,
तो जब किसी ने रेस्पेक्ट नहीं दी, एक काम करते खुद की बना लेते। तो ये क्या करते खुद की का बनाते और 2-4 अपने चुटकुलियाँ दोस्त जो कि इनकी मित्र मंडली होते हैं, सेटिंग वेटिंग देख के पैसा वैसा करके सब हो जाता है, वो कर लो भैया, हो गया पॉइंट लिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी चलती है। अब अपना एक्सचेंज बनाने के फायदे क्या हैं और करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जब विड्रॉल देना तब विड्रॉल देंगे, तब होल्ड करना तब होल्ड करेंगे। मतलब पूरे तरीके से तो मैनिपुलेट करते हो मेरे भाई। तो क्या जो जरूरत जो मैंने महसूस की थी कि भैया एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी, आपको ये स्पष्ट हुआ? ब्लॉकचेन की जरूरत क्यों पड़ी आपको? आई थिंक ये सारा वीडियो देख के समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस टाइप की जो भी कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट टारगेटिंग ओनली पीएलसी अल्टीमा, मुझे पीएलसी अल्टीमा से कोई बुराई नहीं है, मेरी गुलाब बात कोई भी नहीं है, बट इस तरीके की जो फिलॉसफी है जिसको फॉलो करने वाले जो भी क्रिएटर, दीज ऑल आर काइंड ऑफ फ्रॉड पर्सन। इनसे थोड़ा सा आप क्योंकि ब्लॉकचेन है और ये एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसमें ना कुछ चीज़ों को एटलीस्ट स्टडी करके आइएगा। किसी कॉन्सेप्ट में आप एंटर कर रहे हैं तो उनमें कुछ बेसिक चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों को देख के आएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में या आपको बहुत जल्दी दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से पैसा बना पाएंगे, राइट? तो विद दैट नोट, अगर आपको मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना रिव्यू दीजिएगा, क्या आपको कुछ इंफॉर्मेटिव मिला, और इस वीडियो को अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्त, अपने यार, अपने जितने भी दोस्त हैं जो क्रिप्टो से संबंध रखते हैं, जिसको वहां पर रोटेट कीजिए। और हाँ, अगर आप में से कोई मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक भी दूंगा जिससे आप मेरे से जुड़ पाएंगे। और विद दैट नोट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।